हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे थे, जिसमें हमने जो है वो बात की थी कि हमारे पास डायफेनिलकालामाइंस होते हैं, जिसमें वेरापेमिल होता है, बेंजोथाइज़ापीन्स होते हैं जिसमें जो कि हमारे पास डिल्टियाज़म होती है, ठीक है, उसमें इसकी ड्रग। और देन यहाँ पर डायहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं, जिसमें हमने अभी बात कर रहे थे कि निफेडिपिन होती है, एमलॉडिपिन होती है, फिनोल्डिपिन होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास निकैडिपिन होती है, निज़ोल्डिपिन, ये सारे के सारे आपके पास डायहाइड्रोपिरिडीन्स हैं, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि आपके पास इनके एक्शंस क्या होते हैं। जो वेरापेमिल होती है ना, ये आपके पास ज़ाहिर है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो उन्होंने स्मूथ मसल्स पे एक्ट करना है। ये हमारे पास हार्ट के स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट करती है, प्लस वेजल्स के स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट करती है, ठीक है। उसी तरह डिल्टियाज़म जो होती है, ये भी हार्ट के भी स्मूथ मसल्स पे एक्ट करती है और वेजल्स के स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट करती है। ये बात हो गई। फिर हमने बताना है कि आपके पास जो वेरापेमिल होते हैं, इसको हम यूज़ कब कब करेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। फिर आपके पास जो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज होती हैं, ठीक है। क्या चीज़ मैं कह रही हूँ, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज, उसको माइग्रेन को प्रिवेंट करती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ये वाली ड्रग। देन आपके पास जो क्लस्टर हेडेक होता है उसको, ठीक है। तो इन चार चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, डायफेनिलकालामाइंस, उसका कौन सा ड्रग है, वेरापेमिल। फिर आपके पास आ गया डिल्टियाज़म की भी हमने बात की, ये भी हार्ट के स्मूथ मसल्स पे भी होती है और जो वस्कुलर उसमें भी होती है। बट इसका जो आपके पास हार्ट पे इफेक्ट होता है ना, जैसे आपके पास वेरापेमिल हार्ट पे इन जगहों पे एक्ट करेगा, उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लॉक करके हार्ट पे नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट होगा। जो डिल्टियाज़म है उसका भी जो हार्ट पे ज़ाहिर है ब्लॉकर्स हैं, तो इफेक्ट तो नेगेटिव आ रहा है, बट एज़ कम्पेयर टू वेरापेमिल इसका इफेक्ट लेस होता है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वेरापेमिल का होता है ना हार्ट पे और पे, जैसे उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करने वाला सारा इफेक्ट है, डिल्टियाज़म का उतना प्रोनाउंस्ड नहीं होता वेरापेमिल, लेकिन होता है। और डिल्टियाज़म की एक और बात है कि इसका फेवरेबल साइड इफेक्ट प्रोफाइल होती है, ठीक है। जो हम इसकी बात करें, बेंजोथाइज़ापीन्स का जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है ना, वो फेवरेबल है। देन डायहाइड्रोपिरिडीन्स के बारे में हम अगर हम बात करें, तो डायहाइड्रोपिरिडीन्स आपके पास जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेजल्स के जो ब्लड वेजल्स है ना, उनके ब्लॉकर्स पे एक्ट करते हैं, कैल्शियम चैनल पे एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं इनसे हम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेजल्स के एक्ट करेंगे और हार्ट पे एक्ट नहीं, किसी मतलब हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है, वेजल्स पे एक्ट करेंगे तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी ना, वेजोडाइलेशन करवाएंगे और ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आएंगे। देन डायहाइड्रोपिरिडीन्स का एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पास जो अदर कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स होते हैं, जैसे हम डिजॉक्सिन होते हैं या वारफरिन होते हैं, उनके साथ इसकी इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। अदर कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में इसकी इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो उनको इन ड्रग्स के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ना एक्शंस क्या होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एक्शंस ये होते हैं, हम देखो एक्शंस कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं ये। अब सपोज हमने ब्लॉकर दिया, वो हमारी बॉडी में गया, उसने एल टाइप जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देना है। कौन से टाइप के हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल। अब देखो सपोज आपके पास एक कोई मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स, मैं चलो सपोज इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये कोई कैल्शियम चैनल था, इससे कैल्शियम का जाना है अंदर जाना है। इससे पहले कोई ड्रग आके बाइंड कर गया और उसने इस चैनल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, जब कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा तो आपके पास जो मायोसिन और एक्टिन है उनकी इंटरेक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो कौन सी स्टेट में जाएंगे, रिलैक्सेशन के स्टेट में जाएंगे। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो इनडायरेक्टली आपके पास वेजल्स पे क्या इफेक्ट होगा, वो डायलेट हो जाएंगी। और इसी तरह हार्ट पे भी क्या इफेक्ट होगा, हार्ट के मसल्स भी जो टेंस मोड में तो नहीं होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब आप इसका इससे क्या होगा आपके पास, देखो हार्ट के कैल्शियम चैनल्स पे पैक कर रहे हैं और वेजल्स के, वेजल्स कौन सी हैं, कोरोनरी वेजल्स हैं, प्लस हमारे पास जो पेरिफेरल आर्टीरियोलर वास्कुलेचर है, क्योंकि आपके पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो वेन्स को डायलेट नहीं करते, ये चीज़ याद रखनी है। अब हमने ACE इनहिबिटर्स में पढ़ा था, देखो याद करो, वहाँ पे आर्टेरियोल्स भी डायलेट हो रही थी, वेन्स भी होती थी, बट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेन्स को डायलेट नहीं करते। मोस्टली किसको डायलेट करते हैं, आर्टेरियोल्स को, क्योंकि मेजर जो वस्कुलर रेजिस्टेंस होती है ना, वो कौन उसको कर रहा होता है, वस्कुलर रेजिस्टेंस को डिटरमाइन को करता है आर्टेरियोल्स की रेजिस्टेंस। जब आर्टेरियोल्स की रेजिस्टेंस कम होती है दैन हमारे पास पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये बात हो गई हमारे पास। अब आपके पास आ जाते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के थेराप्यूटिक यूजेस मेनली तो होते हैं, इसको हम मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन की
मैनेजमेंट के लिए यूज़ करें, या तो हम इसको इनिशियल थेरेपी देते हैं या एड ऑन थेरेपी भी होती है। देन आपके पास हाइपरटेंशन के अलावा ऐसे पेशेंट जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, पीवीडी मतलब पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनमें भी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। एस्थमा, डायबिटीज़, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस के ब्लॉकर्स है। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉक अनलाइक द बीटा ब्लॉकर्स, इनके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट नहीं होते इन कंडीशंस। जैसे एस्थमा वाले पेशेंट में हम जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स नहीं देते क्योंकि वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। बट कैल्शियम वाले केस में से कुछ नहीं, हम क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है तो इसको हम एस्थमा वाले पेशेंट में भी दे देते हैं, इसको हम डायबिटीज़ के पेशेंट में भी देंगे, इसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट में भी देंगे। ठीक है। उसके अलावा जितने भी कैल्शियम ब्लॉकर्स चैनल ब्लॉकर्स इन सब को हम एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑल द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। ठीक है। उसके अलावा आपके पास दो एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों में भी दिया हमने मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। एक और चीज़ है जो आपके पास डायफेनिलकाइलामाइंस और आपके पास जो थी ना सेकेंडरी बेंजोथाइज़ापीन्स, इन दोनों के जो ड्रग्स थे वेरापेमिल, डिल्टियाज़म, इन दोनों को हम एक और कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन को भी हम इससे ट्रीट करते हैं। दो ड्रग्स हैं, वेरापेमिल एंड डिल्टियाज़म। देन आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स में आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, 3 to 8 आवर्स होती है मैक्सिमम। ठीक है। और ओरली देते हैं। ठीक है। ओरल डोज ओरली अवेलेबल होते हैं, 3 to 8 आवर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्योंकि आपके पास बहुत कम हाफ लाइफ है, इसके हम सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस बनाते हैं। सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें क्या होता है आपके अवेलेबल होती हैं, और उसमें सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन होती हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके बॉडी में रिलीज़ हो रहा होता है। ठीक है। कैल्शियम जो ब्लॉकर्स होते हैं ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं इसकी। और जब हम इसको इस फॉर्म में देते हैं ना प्रिपरेशंस की फॉर्म में, तो हमें सिर्फ 1 डोज डेली। ठीक है। वंस डेली डोजिंग, दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही प्रिपरेशन देंगे तो आपके वो जो उस पूरे दिन में ना ये आहिस्ता आहिस्ता की बॉडी में जो प्रिपरेशन आपने दी है वो उसमें से वो ब्लॉकर्स रिलीज़ होते रहेंगे और अपना इफेक्ट शो करते रहेंगे। अब इनमें सिर्फ एक ऐसा ड्रग है जो कि उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है और उसके लिए प्रिपरेशन जो सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो है एमलोडिपिन। क्या है? इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि हाफ लाइफ ज़्यादा है फिर इसकी हम ये प्रिपरेशंस नहीं बनाते। ये बात होगी। अब हमने एडवर्स इफेक्ट्स करने हैं कैल्शियम के। अब कैल्शियम के एडवर्स इफेक्ट्स देखो, आपको सबसे पहले मैं इंडिविजुअल ड्रग्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। वेरापेमिल के क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं? ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कर देता है, फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक प्लस कॉन्स्टिपेशन। ये हो गए साइड इफेक्ट वेरापेमिल के। फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक प्लस कॉन्स्टिपेशन भी करता है ये। देन आपके पास दो ऐसी कंडीशन है जिसमें हम वेरापेमिल और डिल्टियाज़म दोनों को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं कि नहीं पेशेंट को देना। ऐसा पेशेंट जिसमें हार्ट फेल हुआ है या ऐसा पेशेंट जिसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है। अब देखो, वेरापेमिल प्लस डिल्टियाज़म इन दोनों को हमने कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है दो कंडीशन में, हार्ट फेलियर प्लस एवी ब्लॉक। हार्ट फेलियर और एवी ब्लॉक वाले पेशेंट में हमें ना तो वेरापेमिल देना है ना हम डिल्टियाज़म देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि इनके हार्ट पे नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट्स होते हैं। मतलब ये है कि आपके पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डिक हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट सब कुछ डिक्रीज़ करते हैं। तो एक पेशेंट जिसमें ऑलरेडी हार्ट फेल है, हार्ट ब्लॉक हुआ है, उसमें फिर से अगर फर्दर हार्ट की एक्टिविटी को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो पेशेंट को तो हम टुवर्ड्स डेथ लेके जाएंगे। ठीक है। फिर एक और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट, मतलब ये कि वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी डिक्रीज़ कर देते हैं ये दो ड्रग्स। ठीक है। क्योंकि हमने बात की थी कि हार्ट के स्मूथ मसल्स पे भी एक्ट करते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी, उसको क्या कहेंगे? ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? ड्रोमोट्रॉपिक, मतलब वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन भी कम करें। तो इस वजह से हम हार्ट फेलियर और एवी ब्लॉक वाले पेशेंट को ये नहीं देते। देन जो डाईहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? डाईहाइड्रोपिरिडीन्स क्या करती हैं? आपके डिजीनेस, हेडेक, फटीग, और वही क्योंकि हाइपरटेंशन वगैरह हुई है उस वजह से। ठीक है। डिजीनेस, हेडेक एंड फटीग वगैरह कोज करती हैं डाईहाइड्रोपिरिडीन। और एक जनरल इनका जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट वो है पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा कोज कर देते हैं। कॉमनली रिपोर्ट होता है साइड इफेक्ट ऑफ दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। उसके अलावा जो आपके पास डाईहाइड्रोपिरिडीन्स होते हैं ना, निफेडेपिन और डाईहाइड्रोपिरिडीन, वो जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया भी करती हैं। ठीक है। मतलब गम्स की हाइपरप्लेजिया भी करती हैं। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को बुक से देखें
ये देखो, इस चीज़ को देखो, डिज़नेस है, हेडेक है। और डिज़नेस और हेडेक कौन कर रहा था आपके पास? डायहाइड्रोप्रीडिन, हाइपरटेंशन भी। पेरिफेरल एडीमा, ये देखो उसके हाथ पांव सूज जाएंगे, सारा फेस भी स्वेल हुआ हुआ है, पेरिफेरल एडीमा करता है। डिज़नेस, फ्लशिंग, देन हमने बात की थी कि हम कॉन्स्टिपेशन और फर्स्ट डिग्री एट्रियल वेंट्रिकल ब्लॉक भी करता है वेरापेमिल। तो ये सारे के सारे के हैं आपके पास साइड इफेक्ट्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जिसे कहते हैं अल्फा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अब इसका मैं आपको जनरल सा ओवरव्यू यहीं पे बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि अल्फा जो ब्लॉकर्स होते हैं उनके नाम तो आप सबको पता है कि कौन से होते हैं। प्रेजोसिन होता है आपके पास, डोक्साइजोसिन है, टेराजोसिन है, सारे के सारे के अल्फा जो रिसेप्टर के ब्लॉकर्स होते हैं। अब हमारे पास जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हमें पता है वो वेजल्स में होता है। जब वेजल्स में वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, उनके ब्लॉकिंग एजेंट्स डालेंगे, जैसे हम प्रेजोसिन देंगे, डोक्साइजोसिन देंगे, ट्रेजोसिन देंगे, इनसे क्या हो जाएगा आपके पास? वो रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे। जब रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके पास पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया। और आपके पास जो वेजोडाइलेशन हो रही है वो आर्टीरियल भी हो रही है और वीनस भी हो रही है। याद है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, याद है ना, सिर्फ वेन्स को नहीं कर रहे थे। और ये देखो जैसे ACE इनहिबिटर से वो भी वेन्स और आर्टरीज दोनों को कर रहे थे, और ये अल्फा ब्लॉकर्स भी दोनों को कर रहे हैं। फिर आपके पास इनका एडवांटेज एक ये होता है कि आपके पास जब हम ड्रग को देते हैं ब्लड प्रेशर को तो कम करता है, बट ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ इसके कार्डियक आउटपुट पे, रीनल जो किडनी का ब्लड फ्लो है और GFR है उस पर मिनिमल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा लेकिन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होती है अल्फा रिसेप्टर से, तो ये बात होगी। हमने कहा कि इसका मिनिमल इफेक्ट होते हैं कार्डियक आउटपुट पे, रीनल ब्लड फ्लो पे और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, बट आपके पास ही सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन करता है। लेकिन एक बात ये थी कि आपके पास जब आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हो ना, उस टाइम आपके पास उनके बॉडी ने उसको एडजस्ट नहीं किया होता ना, तो अभी बॉडी उसके अडेप्ट कर रही होती है, तो उस टाइम फ़ौरन से आपके पास टेकिकार्डिया भी होगा और हाइपोटेंशन भी डेवलप होती है। बट वो जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट करती है तो वो चेंजेस भी मिनिमाइज हो जाती हैं। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है बॉडी में, क्या रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होगा और पोस्टरल हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, ऑनसेट ऑफ ट्रीटमेंट में। और जैसे हम अगर डोज या तो ट्रीटमेंट के ऑनसेट पर थे, अगर हम डोज इंक्रीज़ करें, लेकिन अगर डोज को डिवाइडेड ड्रग को ना डिवाइडेड डोजेज में देंगे तो आपके पास ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि आपके पास हम अल्फा जो ब्लॉकर्स हैं ना इसको इतना खास यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज एक तो इसका हमें रिजल्ट इतना नहीं मिलता है, प्लस इसके पास साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आउटकम भी कम है और साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। और और उसके बाद ये थी कि हम इसको रिफ्रैक्टरी केसेस में यूज़ कर लेते हैं। लिखा हुआ है अल्फा ब्लॉकर्स आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स को हम रिकमेंड भी अब डॉक्टर्स नहीं करते इनिशियली आपके पास हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, बट रिफ्रैक्टरी केसेस में इनको हम जो है वो रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये लिखी हुई थी कि आपके पास अल्फा 1 ब्लॉकर जो कि प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक हैं। ऐसे अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो कि सिलेक्टिव है फॉर प्रोस्टेट, उनको हम जो है ना बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास अल्फा एंड बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकिंग है। अभी हमने अल्फा ब्लॉकिंग पढ़े थे, अल्फा बीटा जो दो ऐसे ब्लॉकर जो कि अल्फा पे भी एक्ट करेंगे और बीटा पे भी करेंगे, वो कौन कौन से हैं। अब इसमें हमारे पास दो ड्रग्स होते हैं। कौन से हमारे पास होते हैं? क्लबिटालोल है और कार्बिलोल है। कौन से ड्रग्स हैं? लेबिटालोल एंड कार्बिलोल। अब ये दोनों किस पे एक्ट करेंगे? अल्फा 1 पे भी करते हैं, बीटा 1 पे भी करते हैं और बीटा 2 पे भी करते हैं। दैट्स व्हाई इनको अल्फा बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। अल्फा 1 पे भी करेंगे, बीटा 1 पे भी, बीटा 2 पे भी। अब कार्बिलोल को हम कब यूज़ करते हैं? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में प्लस हाइपरटेंशन। HTN इज हाइपरटेंशन। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हम कार्बिलोल को इंडिकेट करते हैं, प्लस हमारे पास हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में देते हैं। अब लेबिटालोल को हम यूज़ करते हैं फॉर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्लस हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में। अब हाइपरटेंसिव एमरजेंसी क्या होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी क्या होता है ये। ठीक है, अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम कार्बिलोल कहाँ यूज़ करें। हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन दोनों, देखो H है, हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। लेबिटालोल को हम यूज़ कर रहे होते हैं गेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन हो जाती है या हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। ठीक है।